नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। हमास के साथ जंग के बीच इजरायल के करीबी मुल्कों में एक मिस्र ने शांति सम्मेलन बुलाया है। इसका मकसद गाजा में इजरायल और फिलिस्तीन समूह हमास के बीच बढ़ते संकट पर चर्चा करना है। अमेरिका, इजरायल और कुछ अन्य देशों के प्रमुखों ने समिट में हिस्सा नहीं लिया। चीन, रूस और जापान उन गैर अरब मुल्कों में हैं जिन्होंने अपने प्रतिनिधि शांति सम्मेलन में भेजे हैं। क्या इस समिट में इस जंग का कोई हल निकल पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आइए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। साथ ही डॉक्टर सरोज गिरी जी जुड़े हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं DU के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल तस्लीम जी से। तस्लीम जी, जिस तरह से हम हालात को देख रहे हैं इजरायल और फिलिस्तीन के बीच, अभी फिलहाल क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि शांति वार्ता कायरो में चल रही है, क्या शांति का रास्ता निकाल पाएंगे ये जो मीटिंग हो रही है, ये जो समिट हो रहा है? मुझे बहुत मुश्किल महसूस होता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसराइल का कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं है। एक तरफ पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी के महमूद अब्बास साहब तो हैं, लेकिन अगर दूसरी पार्टी मौजूद नहीं है तो हम क्या नतीजा निकालेंगे? जो यूरोप के कुछ ममालिक हैं और जो दूसरे अरब ममालिक हैं वो मौजूद हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स से भी उन्होंने अपने चार्ज अफेयर को ही वहां भेजा है, जबकि प्रेसिडेंट्स मौजूद है वहां दूसरे ममालिक के। ऐसे में और आज जो रफा बॉर्डर से क्रॉसिंग हुआ वो भी सिर्फ आज हुआ है, इतने दिन के बाद सिर्फ 20 ट्रक्स का, जो बहुत ही कम है। ऐसे में इस समिट से कोई ज्यादा उम्मीद मुझे दिखाई नहीं देती, जबकि इसराइल और अमेरिका इस बात पर तकरीबन बजिद हों कि वो गजा का खात्मा करके रहेंगे, ग्राउंड एजोर्ट्स भी करेंगे और गजा को खाली करवाएंगे। अगर ये मन बना चुके हैं वो, तो इस समिट से तो कोई नतीजा निकलने की उम्मीद मुझे बहुत ही कम लगती। जी, सरोज जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी मुश्किल है फिलहाल दोनों देश में, जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है, इसमें गरीब मासूम पिस रहे हैं, गरीबों का खून बहाया जा रहा है। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, आए दिन तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से मासूम अपनी जान गंवाने को मजबूर हो रहे हैं। यानी नुकसान, खामियाजा सिर्फ पैलेस्तीन की बात करें, फिलिस्तीन की बात करें या फिर इजराइल की, दोनों ही जगह सिर्फ मासूम मारे जा रहे हैं। और पैलेस्टाइन में तो कम से कम ये भी आप देखिए कि यहाँ पर बॉर्डर भी नहीं खोले जा रहे, यानी जो पड़ोसी देश हैं वो उन्हें एंट्री भी नहीं दे रहे। इसलिए मुश्किल इस वक्त सिर्फ फिलिस्तीनियों की है। देखिए, पहले तो आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, बोलने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो आपने जो पूछा अभी, जो कायरो में शांति का एक इनिशिएटिव, कायरो पीस समिट जो चल रहा है जी, उसको लेके मेरे ये मानना है कि एक तो देखिए, ये थोड़ा जल्दबाजी में इन्होंने, चूंकि मतलब वो लास्ट मिनट इसको इन्होंने कॉल किया है। मोस्टली इजिप्ट और जॉर्डन का इनिशिएटिव है इसमें। तो मुझे लगता है कि आज गाजा का जो हालत है, जो हम देख रहे हैं, और जो जिस ढंग का एक बहुत बड़े लेवल का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जिस ढंग से गाजा में निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं, विद द फुल बैकिंग ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज इसको बैक कर रहा है बहुत ही घिनौने ढंग से। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये समिट इन इटसेल्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कि भाई कायरो, इजिप्ट जो बिल्कुल गाजा के साथ, इजराइल के साथ लगा हुआ है, वहां पे एक शांति के लिए, सिर्फ शांति के लिए नहीं, देखिए ये सीज फायर का भी डिमांड है। बिल्कुल। कि गाजा के ऊपर जिस ढंग का हमला इजराइल विद टोटल इम्प्यूनिटी जिस ढंग का हमला कर रहा है, उसको रोकने के लिए सीज फायर का भी कॉल है ये। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि अरब देशों ने इस टाइप का समिट बुलाने में थोड़ा लेट भी कर दिया उन्होंने। तो फिर भी जो आज हो रहा है, मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी वेलकम थिंग इन इटसेल्फ। ऑफ कोर्स उसमें हम क्लियरली देख रहे हैं कि भाई यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न पावर्स जो इजराइल के साथ देते हैं, वो बिल्कुल ही अनफेयर होके वहां जा रहे हैं। जो भी उनका टॉप लेवल के लोग है भी नहीं, इजराइल के तो कोई है भी नहीं उसमें, जी, फिर भी जो गए हैं, फ्रांस के, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर लेवल,
फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के लोग गए हैं, बड़े लीडर मैक्रो नहीं गए हैं, ऋषि सुनक नहीं गए, हालांकि जाना चाहिए था, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज का जो एकदम गलत रवैया ऑलरेडी सामने आके हमें दिख रहा है, और जो डिबेट जो चल रहे हैं अभी वो पीस समिट में, वो भी उसका भी हमको बात करना चाहिए आगे, और उसको भी उसमें भी हम देख रहे हैं कि पूरा अरब कंट्रीज या साउथ अफ्रीका का रामाफोसा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा पोजीशन लिया है, प्रो पैलेस्टीनियन पोजीशन लिया है, जो अभी नरसंहार हो रहा है गाजा में, इसका विरोध किया है, रामाफोसा भी हैं। तो सिर्फ अरब देश नहीं, अरब मुल्क के बाहर के भी कुछ देश हैं जो बहुत ही अच्छे पोजीशंस ले रहे हैं। तो हमें देखना है कि ये कैसे अनफोल्ड हो रहा है आगे जाके। जी बिल्कुल। तस्लीम जी, लेकिन हम जिस तरह से सिचुएशंस को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अब फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं वो अगर बाहर भी जाना चाहें देश से अपनी जान बचाने के लिए, तो जो पड़ोसी मुल्क है वो कहीं ना कहीं राहत देने से बच रहे हैं। वो नहीं चाहते कि फिलिस्तीनी उनके देश में आए। हालांकि शांति वार्ता हो रही है दिखाने के लिए, लेकिन अगर मदद की बात की जाती है तो फिलिस्तीनियों के लिए फिलहाल कोई मदद नहीं दिख रही है। लेकिन ये जो वार्ता हो रही है, क्या ये माना जाए कि हमास अब थोड़ा अपना मूड चेंज कर सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खामियाजा फिलिस्तीन के नागरिक ही भुगत रहे हैं? देखिए, फ़लस्तीन के नागरिक और ख़ास तौर पर गज़ा के नागरिक, पूरे फ़लस्तीन का ही आप वेस्ट स्ट्रिप को भी आप नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते, वहाँ भी जी। एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। हम्म। लेकिन गज़ा में 16 साल से जो सीज वहाँ पर है, जो मुहासरा है, उसमें तो गज़ा के नागरिक तो भुगत ही रहे हैं। पिछले 16 साल में उनके यहाँ बिजली 4 घंटे के लिए आती है, पानी हम्म। गंदा आता है या नहीं आता, वो हवा से यानी जहाज़ से, समंदर से, ज़मीन से गज़ा के बाहर कहीं नहीं निकल नहीं सकते। कोई कारोबार वहाँ नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है। तो ये तो 16 साल से चल रहा है, और ऊपर से जो एट्रोसिटीज़ हैं, हज़ारों बच्चे 16 साल में कत्ल किए गए हैं वहाँ। तो ये तो एक कल्मिनेशन पॉइंट लग रहा है उसका। ऐसे में जब इज़राइल का पूरा ये कॉल हो कि लोग यहाँ से भाग जाएँ, खास तौर पे पहले नॉर्थ को कहा उन्होंने कि नॉर्थ गज़ा से भाग जाएँ। अब जी 11 लाख लोग वहाँ से भागे और साउथ गज़ा में जाएँ, और साउथ गज़ा में बम बरस रहे हों, तो क्या फ़ायदा है भागने का? और बिल्कुल। फिर वो मजबूर करें एक पड़ोसी मुल्क को, मिस्र जैसे मुल्क को, कि साहब इनको आप बसा लीजिए। भई क्यों बसा लीजिए? गज़ा के रहने वाले हैं, वहाँ के पैदाइशी हैं, वहाँ के लॉफुल रेज़िडेंट हैं, तो किसी का भी ये क्या हक है कि वो उनसे कहे कि साहब आप यहाँ से भाग जाइए और ये मुल्क खाली कर दीजिए, ये सूबा खाली कर दीजिए, और फिर दूसरे मुल्क पे ज़ोर डालें कि आप इनको अपने यहाँ बसा लीजिए। वो मुल्क क्यों बसा ले? तो अल-सीसी साहब का जो कहना है शुरू से ही, वो बिल्कुल सही है कि आप अगर ये 23 लाख की पॉपुलेशन को सिनाई के जंगलों में या पहाड़ों में सेटल कर देते हैं, तो एक लॉन्चिंग पैड इसराइल के खिलाफ फिर वहाँ कायम हो जाएगा। फिर जो अपनी इजिप्ट की अपनी सॉवरेनिटी है, उसका अपना जो पीस है, उसका अपनी जो इकोनॉमी है, 23 लाख लोगों का बोझ पड़ने से उसपे प्रॉब्लम आएगी। फिर जी। बाकायदा इजिप्ट एक पार्टी बन जाएगा इस जंग की। तो ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इजिप्ट क्यों नहीं जगह दे देता या जॉर्डन क्यों नहीं जगह दे देता, तो उससे हम्म। पहला सवाल ये है कि आखिर क्यों जगह दे दे? इजिप्ट क्या गज़ा के लोगों का ये राइट नहीं है कि वो अपने मुल्क में आज़ाद होके रह सके? तो हम्म। डिस्कशन तो इस पे होना चाहिए। जी। ऐसे में ये पीस इनिशिएटिव जो हो रहा है, मैंने इसीलिए कहा कि एक पार्टी अगर सुनने को तैयार ही नहीं है कुछ भी, हम्म। और उसको ये दिखाई दे रहा है कि यही मौका है पूरे गज़ा को खाली करा लेने का, और अगले किसी स्टेप में ऐसे ही किसी वाक़े से आप वेस्टर्न स्ट्रिप को भी खाली करा लेंगे, तो बहुत आसान उनको खेल महसूस हो रहा है, इसलिए वो आए नहीं। पीस इनिशिएटिव लिया जा रहा है, अच्छी बात है, हम बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो एग्रीड पार्टी है, ज़्यादातर तो वही लोग हैं। साउथ अफ्रीका का स्टैंड भी हम पहले से जानते हैं, कोलंबिया का स्टैंड भी मालूम है, जो स्पेन से बातें चल रही हैं वहाँ के लेफ्ट के लोगों की, वो भी सब जानते हैं। तो मोर देन हाफ द वर्ल्ड पैलेस्टाइन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन और नेगोशिएशन इस स्टेज पे क्या काम कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, जो सारी दुनिया के सामने है। जी।
डॉक्टर सरोज, आप क्या मानते हैं, क्या हमास यहाँ पर झुकने को तैयार होगा अगर ये वार्ता हो रही है? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा गया है। खुद इजराइल में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो मिलने पहुंचे थे, ब्रिटिश के पीएम सुनक भी पहुंचे थे। तो क्या माना जाए, एक दबाव इजराइल पे भी पड़ेगा और दूसरी तरफ हमास भी कहीं ना कहीं दबाव में आएगा, या नहीं आएगा, उसकी जंग ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए, हमास का तो थोड़ा अलग हिसाब किताब है और हमास उस ढंग से एक डायरेक्ट इस टाइप के जो समिट्स नेगोशिएशंस होते हैं स्टेट टू स्टेट, इसमें चूंकि वो एक नॉन स्टेट एक्टर है जी। तो उस ढंग से उसका एक अकाउंटेबिलिटी नहीं बनता है। तो अगर हम कायरो पीस समिट का बात कर रहे हैं तो सब स्टेट एक्टर्स हैं उसमें, है ना? जी। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स उस लेवल पे। तो मुझे लगता है कि उसमें मुझे लगता है कि आज का जो फोकस होना चाहिए हमारा, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहते हैं कि जो इज़राइल का राइट टू डिफेंस सिर्फ उस पे फोकस हो, और जो ऑलरेडी ड्राफ्ट जो पीस समिट का, ये कायरो समिट का जो एक ड्राफ्ट ऑलरेडी आया है, उसमें उनका ये कहना है कि इज़राइल का राइट टू सेल्फ डिफेंस वो इंक्लूडेड नहीं है ना? जी। लेकिन जो बाकी देश, अरब देश और साउथ अफ्रीका टाइप के जो देश हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर को आप इंपॉर्टेंस दो। अभी इज़राइल का राइट टू सेल्फ डिफेंस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी सीज फायर, गिवन द फैक्ट कि जिस ढंग का वहां पे गाजा में जिस ढंग का हालात हो रहा है उसको देखते हुए, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज इसमें नाइंसाफी ये कर रहा है कि इज़राइल को फ्री हैंड देना चाह रहे हैं वो लोग, कि आप कितना भी चाहो आप करो। मतलब दिस इज लाइक एब्सोल्युटली रिडिकुलस जो वेस्टर्न पावर जो ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अरब देश, बाकी जो मुल्क के देश हैं जो जो भी एक दूसरा वेस्ट को अपोज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इट कुड बी रशिया एंड चाइना, मुझे लगता है कि इनको वहां एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। और वेस्टर्न कंट्री जो जो भी इस ढंग से इज़राइल को ब्लैंक चेक दे रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इज़राइल का कोई राइट नहीं है, ये नहीं बोल रहे, लेकिन जिस ढंग से इज़राइल को खुला मैदान छोड़ रहा है कि आप जो चाहे करो, और पूरा यूनाइटेड नेशंस का प्रोटेक्शन मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस में देखा आपने, रशिया ने जो रेजोल्यूशन लाया था उसको यूएस ने वीटो कर दिया, यानी कि कुछ भी होने नहीं दे रहे हैं। तो इज़राइल को एक वो सांड जैसा ये लोग छोड़ रहे हैं, और जो नियत है गाजा के जनता के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये समिट से एक बहुत ही बड़ा एक संदेशा जाना चाहिए, और इसको हमें इवन कंट्रीज लाइक इंडिया, मोदी जी भी थोड़ा ये नहीं करना चाह रहे हैं पैलेस्टाइन को लेके। हालांकि इन्होंने बीच में फोन किया, ये हमने मीडिया में देखा था, महमूद अब्बास को, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को। तो हमें इंडिया के अंदर में भी ये प्रेशर बनाना चाहिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज जो खुला छूट दे रहा है इज़राइल को, व्हिच इज अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसको कैसे रोका जाए। और हम लोगों ने तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था दिल्ली के अंदर में, है ना? तो मुझे लगता है कि ये समिट में हालांकि बहुत ही कम आया, मतलब अरब देशों का भी एक बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम है। और शायद आपका क्वेश्चन में वो चीज भी था कि अरब देश, इजिप्ट कैसे इज़राइल के साथ अपना ट्रीटी करके वो भी अपना ही हित देख रहा है, वो, है ना? इवन जॉर्डन, जितने भी अरब देश है ये भी अपने ढंग से, चूंकि इनको, जैसे सीसी तो एक मिलिट्री डिक्टेटर है इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट है, तो उनको यूएस का सपोर्ट चाहिए। उनको मुस्लिम ब्रदरहुड को क्रश करना है तो उनको यूएस का आर्म्स चाहिए। तो वो इज़राइल के साथ अच्छा बना के रखना चाहते हैं। ये तो इतना प्रेशर हमास के आने के बाद अरब देश अभी थोड़ा इज़राइल का विरोध करने लगे, नहीं तो ये तो अग्रीमेंट कर रहे थे। सऊदी अरबिया क्या, देखिए आप क्या कर रहा था इज़राइल के साथ। तो ये तो ओनली बिकॉज हमास ने इंटरवेंशन किया, इसलिए ये बाध्य होके अभी इज़राइल के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। अरब जो लीडर्स, हुकूमत का मैं बात कर रहा हूँ, और जो आवाम जो है, जनता जो है अरब देशों में, देखिए वो पूरा सड़कों में आया हुआ है। यानी कि अरब का जो रूलर्स है, आज उनको, उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि भाई तुम किस तरफ हो। तो ये समिट में मुझे लगता है कि जब तक अगर नीचे से लोगों का प्रेशर नहीं होगा अरब जो लीडर्स के ऊपर, या रामाफोसा जैसे लीडर जो क्लियर एक स्टांस लेके चले हैं, नहीं तो अरब जो लीडर्स हैं वो फिर कुछ ना कुछ अंदर एक एग्रीमेंट करेंगे इज़राइल के साथ, ईयू के साथ, अमेरिका के साथ, और फिर वो उसको पूरा ये कर देंगे। उसको गाजा के लोगों का जो अधिकार होना चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज में जा सकते हैं। तो हमें होशियार होना है।
बिल्कुल। तस्लीम जी, अगर हम बात करते हैं भारतीयों की, क्योंकि कुछ ऐसे भारतीय हैं जो गजा में इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि खबरें ये भी आई थी कि उन्हें वहां से निकालने में भारत सरकार ने अपनी असमर्थता जताई है। तो ऐसे में अगर बात की जाए भारतीयों को लेकर, तो किस तरह का असर पड़ता है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं इसराइल में भी अच्छे ताल्लुक हैं भारत के, और इसके साथ साथ जो पैलेस्तीन है, जो दूसरे अरब मुल्क हैं, वहां पर भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ऐसे में क्या हम समझे किस तरह से अब जो भारतीय इकोनॉमी है उस पर असर पड़ेगा? क्योंकि कई ऐसे बिजनेस हैं जो कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों में ही है। तो ऐसे क्या समझे, कितना असर फिलहाल भारतीयों पर पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक गज़ा में भारतीयों के होने की बात है, मुझे इल्म नहीं है कि कोई भी भारतीय गज़ा में है। इसराइल में हैं, तो हम्म। वहाँ से तो 18,000 में से तकरीबन 1,500 निकाले हैं और भी चल रहा है। तो जी। असमर्थ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि फ़लस्तीन इस अफ़गानिस्तान के मामले में दोहा में बैठकर भारत भी बैठा था, ऑफ़िशियली नहीं था, लेकिन अनऑफ़िशियली तो था। तो दोहा जी। के ज़रिए से 2 अमरीकियों को अगर छुड़ाया जा सकता है, तो दोहा अच्छा दोस्त है भारत का, उसके ज़रिए हम अपने लोगों को अगर कोई है, तो हम निकाल सकते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि भारत का जो स्टैंड फ़लस्तीन के बारे में रहा है हमेशा से, ऐसी कोई वजह पैदा नहीं हुई है कि हम उस स्टैंड को बदलें, एक बात। हम्म। दूसरी बात ये है कि इंटरेस्ट भारत का कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जी। हमारे 90 लाख से 1 करोड़ के नज़दीक हमारे भारतीय शहरी गल्फ़ में कहीं न कहीं काम करते हैं। हमारे हम्म। मैक्सिमम फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हमें गल्फ़ से ही मिलते हैं। $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पिछले 3 साल में हमें सऊदी अरब से अकेले मिला है। इसके अलावा यूएई और कतर के इन्वेस्टमेंट अलग है। पर्टिकुलरली कश्मीर के लिए जो इन्वेस्टमेंट अलग से हैं और जो रिलायंस को इन्वेस्टमेंट मिले हैं, वो बहुत ह्यूज टोन है। इसके बरक्स हमको इसराइल से क्या मिल रहा है? इसराइल में हमारे सिर्फ 18,000 लोग हैं जिन्हें हम निकाल रहे हैं, और उनसे हमें कोई ज्यादा बड़े रेमिटेंसेस नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ने गए हैं, या डोमेस्टिक हेल्प है। कोई एक्सपर्टीज हमारे बड़े इसराइल में नहीं है। इसी तरीके से इसराइल के साथ हमारा बिजनेस हथियार खरीदने का है। सबसे ज्यादा आर्म्स हम खरीदते हैं, तो हम इसराइल को पे करते हैं, हम इसराइल से वसूल कुछ भी नहीं करते हैं। ये फर्क समझना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रांग होना इसराइल के फायदे में जाता है, इसराइल से हमें कुछ नहीं मिल रहा। और जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, आप गौर कीजिए कि हमने अपने सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस इसराइल को की टेक्निकल एक्सपर्ट को दिए हुए थे। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटीज़ को हमने इसराइल के हवाले किया हुआ था। अब जो ये हमला 7 अक्टूबर को हुआ, इसके बाद शायद 9 या 10 अक्टूबर को हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को चेक किया है। उसमें बहुत सी खामियाँ पाई गई हैं। हम तो खुद सक्षम हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। ये एक आई वॉश था इसराइल का कि वो हाइली बहुत ही टेक्निकली एक्सपर्ट लोग हैं, जो 7 अक्टूबर को वो मुट्ठी खुल गई। तो इसराइल से हमारे इकोनॉमिक या कल्चरल या ये स्ट्रेटेजिक रिलेशंस कोई हम्म। बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है। वो हम शो करते हैं, हमारा जो मौजूदा रेजीम है, वो ऐसा बताने की कोशिश करता है, लेकिन प्रैक्टिकली फैक्ट चेक करें, तो हमारे इंटरेस्ट गल्फ में और वेस्ट एशिया में कि दूसरे मुल्कों के साथ कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब दूसरी साइड पे ईरान को भी देखें, तो हमारे पास बड़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन चाबहार पोर्ट की जी। मौजूद है, जिस पर हम ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। उसको हम मुकम्मल करें, हमें इसराइल की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। इसके बावजूद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, या जो टू स्टेट थ्योरी इंडिया ने प्रपोज़ की थी नेहरू जी के ज़रिए 1950 में, हमारा चूँकि वो स्टैंड रहा है और रहेगा। तो हम इसराइल को डिनाई नहीं कर सकते हर चीज़ को, लेकिन डिपेंड भी नहीं कर सकते इसराइल के ऊपर, और नेगलेक्ट नहीं कर सकते वेस्ट एशिया के दूसरे मुल्कों को जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसराइल। वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट के बहुत खिलाफ होगा। ये बात हम्म। सरकारों को समझनी चाहिए।
बिल्कुल। डॉक्टर सरोज, लेकिन जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त जो स्टैंड था पीएम मोदी का वो कुछ इस तरह से था कि इजराइल का पक्ष उन्होंने लिया था और साफ तौर पर कहा था कि वो इजराइल के साथ हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय में बदलाव हुआ या कुछ और प्रेशर उनके ऊपर हुआ तो उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ होने की भी बात कही, साथ ही अपील भी की कि दोनों देश जंग बंद कर दे। अब क्या समझे हम, भारत किसके साथ है? जो अभी जो मौजूदा मोदी सरकार है, इसमें मोदी का जो पोजीशन है और बीजेपी का जो वाइडर पार्टी का, उसमें थोड़ा फ़र्क मुझे दिख रहा है। इसका अंदरूनी फ़र्क है इनमें। चूँकि बीजेपी या जो बीजेपी आईटी सेल जिसको कहते हैं, तो बीजेपी आईटी सेल को आप देखेंगे तो बिल्कुल ही मतलब घिनौने ढंग से गाज़ा के लोगों को, पैलेस्टाइन के लोगों को मतलब भद्दे-भद्दे गाली देना, है ना? मतलब पूरा ही इज़राइल ही हमारा सब कुछ है, इज़राइल के साथ हमें रहना है, क्योंकि नहीं तो आतंकवादी लोग जिस ढंग से हमें परेशान कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम आतंकवादी इनका वो उस ढंग का एक बायस दिख रहा है, वैसे इज़राइल भी फेस कर रहा है, इसलिए हमें एक साथ काम करना चाहिए, इस ढंग से है। लेकिन जी। मुझे लगता है कि मोदी की उनका एक अमेरिका के साथ बना के भी रखना है और मोदी को इतना समझ में आ रहा है कि उनको अपना जो बाइडेन के साथ, बाकी ऋषि सुनक के साथ, वेस्टर्न पावर्स के साथ वो अपना अच्छा संबंध बना के रखना चाहते हैं। तो उनको पता चल गया कि हवा किस तरफ बह रहा है, तो तो ये दबाव इसलिए है, वो दबाव हाँ, समझे। तो उनके ऊपर एक दबाव है, तो इसलिए हम्म। वो फिर पैलेस्टाइन को बिल्कुल हम नकार नहीं सकते हैं, तो वो दोनों तरफ बैलेंस करके चल रहे हैं और देख रहे हैं कि भई जो पोज़ीशन रसिया ने लिया है, चाइना ने लिया है, चूँकि ये फिर G20 में, ब्रिक्स में एक साथ काम करना है और रसिया का तो क्लियर मानना है कि टू स्टेट सॉल्यूशन, है ना? और तो इसलिए थोड़ा बैलेंस करके चल रहे हैं, तो पहले तो ऐसे ही लग रहा था, फर्स्ट रिस्पॉन्स आप सही कह रही है। फर्स्ट रिस्पॉन्स ये था कि पूरा प्रो इज़राइल था, लेकिन उसके जी। बाद फिर पैलेस्टाइन के साथ भी वो ये करना। तो मुझे लगता है कि इंडिया का इसमें जिस ढंग से यूक्रेन वॉर पे मोदी सरकार का एक तरीके का एक इंडिपेंडेंट पोजीशन जैसा, जो इवन अपोजिशन लीडर्स सहमत थे, जो यूक्रेन पे जो इन्होंने पोजीशन लिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये इज़राइल पैलेस्टाइन के मुद्दे पे ये अभी का मौजूदा सरकार बहुत ढीले पड़ गए हैं और इनको बल्कि आज जो समिट हो रहा है, वहाँ तो एक प्रोएक्टिव भूमिका ये इनको निभाना चाहिए था, चूँकि इंडिया का पैलेस्टाइन के साथ, चूँकि हम भी ब्रिटिश के अधीन रहे हैं, हम भी एक कॉलोनियल एक डोमिनेशन के अंदर रहे हैं, तो बिल्कुल। बिल्कुल हमको तो गाज़ा के का साथ देना चाहिए हमें, है ना? मैं अभी बीच में देख रहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस टाइम, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी होते हुए और इज़राइल के सपोर्ट में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। 1947-48 का बात हो रहा है, जब यूनाइटेड नेशंस में इज़राइल का फॉर्मेशन का मुद्दा उठ रहा था। जी। तो आइंस्टाइन ने चिट्ठी लिखे थे नेहरू जी को कि ये कहते हुए कि आप प्लीज इज़राइल का फॉर्मेशन के लिए आप सपोर्ट दो। तो उस टाइम नेहरू ने लिखा था, हम ये नहीं कर सकते, हम पैलेस्टीनियन लोगों के साथ धोखाबाजी नहीं कर सकते हैं, जो कि इज़राइल या ज़ायनिस्ट जो लॉबी है, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ मिलके कर रहे हैं। तो इंडिया का ये मतलब इज़राइल का फाउंडेशन से पहले से ही ये पोजीशन रहा है और गांधी जी का भी यही मानना था कि भाई जिस ढंग से इज़राइल का वहाँ स्थापना हुआ पैलेस्टीनियन लोगों को डिस्प्लेस करते हुए, वो बहुत ही गलत है। और तो इसलिए मुझे लगता है कि लेकिन मोदी का सरकार में वो क्लैरिटी नहीं दिख रहा है और ये बहुत ही दुखद बात है ना? लेकिन ये सिर्फ इंडिया का बात नहीं है, मुझे लगता है कि ये एक इंटरनेशनल इश्यू है। हाँ, जी। तो G20 के अंदर में, ब्रिक्स के अंदर से भी स्टेटमेंट्स आना चाहिए। बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि हमें डिमांड करना चाहिए। तस्लीम जी, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से फिलहाल कॉलोनी बना लिया है इजराइल ने फिलिस्तीनियों को, तो ऐसे में अगर इंसाफ की हम बात करते हैं तो एक तरह से गुलाम बनाया है इजरायलियों ने और उसका साथ वेस्टर्न कंट्रीज दे रही हैं। तो क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये मैसेज नहीं जाएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज दबाव की राजनीति करती हैं, या जिस तरह से उन्होंने गुलाम बनाया है फिलिस्तीनियों को, तो ये किस तरह से सही है? क्योंकि जस्टिफाई तो यही किया जा रहा है कि जो भी फिलिस्तीनियों ने किया वो गलत है। हालांकि हमास जो ग्रुप है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है और उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि उसने गलत किया है और गलत उसने किया भी है जिस तरह से अटैक किए गए हैं। लेकिन अगर कोई अपने देश को आजाद कराना चाहता है तो फिर क्या करना चाहिए? उसके पास तो रास्ता बचता ही नहीं है। देखिए, आपने दोनों बातें कही। आपने एक तरफ हमास को कहा कि उन्होंने गलत किया और वो जी। टेररिस्ट हैं। दूसरी तरफ आप ही ने फरमाया कि करें क्या?
किस तरीके से अब 16 साल से बिसीज्ड है, तो क्या जी। करें? और वहाँ पर जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, पहले से महमूद अब्बास साहब वग़ैरह रहे हैं, वो भी नाकाम हुए ना। और हुँ, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड की बात जब आप करती हैं, तो आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री में हम सबको जानना चाहिए कि ये सेम वो फ़ोर्सेस हैं, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले बेल्कॉन वॉर भी में भी यही लोग खड़े थे 1912 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने जो अभी फरमा रहे थे जौहरी जौहरी साहब, ज़ायोनिस्ट ने ब्रिटिशर्स से माहिदा किया बाकायदा कि फ़लस्तीन हमें दे दीजिए इसराइल बनाने के लिए, तो हम आपकी मदद करेंगे। तो पूरी ब्रिटिशर्स ने उसको कब्ज़ा किया। तुर्किश कैलिफेट का कोलैप्स इन्हीं के ज़रिए हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर में यही सब थे। एलाइड फोर्सेस या एलाइड पावर्स जिन्हें उस वक़्त कहा गया था, वो सभी तो वेस्ट की यही यूरोप की पावर्स थी। और अगर हुँ, हम इन यूरोपियन पावर्स का पूरा ये 100 साल का 111 112 साल का पास्ट देखें, तो हम ये देखते हैं कि 10 करोड़ के आसपास लोगों का कत्ल इन्हीं फोर्सेस के हाथों हुआ है। ये पूरी दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, 2-3 बार इस दौरान वर्ल्ड ऑर्डर बदला है, ये सब इन्हीं वेस्टर्न पावर्स के ज़रिए हुआ है। इराक पे बमबारी करने वाले लोग यही थे ना। वियतनाम के ऊपर बमबारी करने वाले लोग यही थे। जापान के ऊपर बमबारी करने वाले यही पावर्स थी। उसके बाद अफ़गानिस्तान में बमबारी करके और वहाँ से 20 साल के बाद हथियार उनके हवाले करके तालिबान के वापस आने वाले यही लोग थे। इराक को जब पूरा रेगिस्तान बना दिया, मैंने देखा है पहले का इराक भी और बाद का इराक भी। आपने एक खूबसूरत शहर को एक रेगिस्तान में बदल दिया, तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होके कहते हैं, "वी आर सॉरी।" तो आपके सॉरी कहने से बात हल हो जाती है। तो इस दुनिया में इस वक़्त की जो एक रस्साकशी चल रही है, वो यही है कि एशिया बहुत ज़माने के बाद अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। ईरान जैसा मुल्क सऊदी अरब जैसे अपने पुराने दुश्मन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर रहा है। रशिया और चाइना एक-दूसरे के करीब खड़े हैं। तो दुनिया की 60% इकोनॉमी, 60% पॉपुलेशन जो एशिया के पास है, आज जब उसका कंसोलिडेशन हो रहा है और यूरोप बाकायदा क्रम्बल कर रहा है, यूरोपियन यूनियन टूटने के कगार पे है, ब्रेक्सिट हो ही चुका है। तो ऐसे में जो छोटे-छोटे से वो ममालिक हैं, लाइक इटली या हंगरी या पोलैंड, इस तरह के जो ममालिक उनके पास कोई इकोनॉमी नहीं है। तो हुँ, एक तरफ और डी-डॉलराइज़ेशन बाकायदा एक टॉक ऑफ द टाउन है। हम खुद भारत जो है यूएई और दूसरे मुल्कों के साथ रुपए में ट्रेड करना चाहता है। हम रशिया के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। बहुत से दूसरे ममालिक हैं जो डॉलर को अवॉइड करना चाहते हैं। तो डॉलर अगर यूएस के हाथ से निकल जाता है या कमज़ोर हो जाता है, तो हुँ, यूएस के पास एज़ सच कुछ बचता नहीं है। यूके की इकोनॉमी हमने पिछले दिनों देखी है कि कैसे सब्जी और गैस के लिए लाइनें लगी हुई थी बर्तानिया में। जी, ऐसे में उनको ये महसूस करते हैं कि एशिया के इस कंसोलिडेशन को रोकने के लिए यूक्रेन और रूस का एक महाज 1.5 साल से खोला हुआ है, दूसरा महाज ये खोल दिया है। और ये ज़्यादा सेंसिटिव महाज है, जो इस्राइल और फ़लस्तीन का महाज है। तो इसमें अपनी खाल बचाने के लिए एशिया को निशाना बनाने की कोशिश यूरोप और वेस्टर्न पावर्स की है कि 100 साल में जो हेजेमनी कत्लेआम के ज़रिए उन्होंने हासिल की और लोगों जी। का माल छीन के और इकोनॉमी बर्बाद करके उन्होंने हासिल की है, उसे बचाने की कोशिश है ये। लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें। जी। डॉक्टर सरोज गिरी, अब ऐसे में यूएन कहाँ है? यूनाइटेड नेशन जिसमें कि हर देश शामिल होना चाहता है, बात करते हैं शांति की, पीस की, लेकिन क्या जो ये जंग हो रही है इसका सॉल्यूशन अब यूएन को नहीं निकालना चाहिए? वो भी सिर्फ एक बार कहता है कि शांति रखें, लेकिन शांति नहीं होती, उसके बाद क्या एफर्ट है? कोई एफर्ट नहीं है यूएन की तरफ से। देखिए ये तो यूएन का फेलियर के बाद ये समिट हो रहा है ना आज। हम्म। यूएन में तो कई सारे रेजोल्यूशंस आए, या तो अमेरिका वीटो कर रहा है या तो रशिया वीटो कर रहा है। यूएन भी इवन कठपुतली बन ब्राजील का, चुका है इसका मतलब। हाँ तो ब्राजील ब्राजील का भी एक रेजोल्यूशन था। तो अभी मतलब वेस्टर्न पावर्स वैसे भी इनका अभी एक वीकनेस के डिक्लाइन के तरफ ही जा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे। हम्म। तो ये अभी इनको लग रहा है कि इजराइल का मुद्दा को लेके हम इजराइल के साथ इस ढंग से खड़े होंगे कि पूरा वेस्ट को कंसोलिडेट किया जाए हमास के अगेंस्ट में। हमास को
ये करके, है ना, दिखा के। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमास ने जो किया या अभी जो ये हो रहा है, उससे जो गाजा पट्टी में जो हो रहा है, इससे मुझे लगता है कि पैलेस्टीनियन जो संघर्ष है, उसको एक नया ऊर्जा मिला है, नया तेवर मिला है। ठीक है, जो सिविलियन का किलिंग हुआ इज़राइल में, हम उसका भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं। इवन हमास का लीडर खालिद मसाल का मैं सुन रहा था इंटरव्यू, वो भी जी। जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि हाँ, हम सिविलियन को मारना चाहते हैं इसलिए हम मारे, ऐसा उनको वो भी डिफेंड डिफेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ ये रहमानी साहब अभी वियतनाम का जिक्र कर रहे थे कि वियतनाम में जिस ढंग से वियतनामी लोग अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े और अपना इंडिपेंडेंस के लिए, अपना जो राष्ट्र का जो ऑटोनॉमी के लिए जो वो लड़े, जी। उन्होंने वो खालिद मिसाल उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि भाई वियतनाम में तो स्ट्रगल हुआ, तो वियतनामीज जो स्ट्रगल था उसमें भी बहुत सिविलियंस मारे गए। तो कोई भी जो नेशनल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हैं, हमारे भारत का ही देखिए, भारत का जो आजादी का जो संघर्ष रहा, इसमें बहुत लोग मारे गए। इवन भगत सिंह के ऊपर तो टेररिस्ट होने का चार्ज है ना? तो लेकिन मेन क्या है कि जो भी आप कर रहे हैं संघर्ष के दौरान, जो भी आप टैक्टिक्स अपना रहे हैं, उसका एक पॉलिटिकल मकसद है कि नहीं। अगर उस नजरिए से अगर आप देखेंगे, तो जो अभी पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस, हालांकि सिविलियंस मारे गए, लेकिन उसका फोकस यही था कि जो पैलेस्टीनियंस के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ था ये रेसिस्टेंस। तो जी। इसलिए गाजा के लोग अभी जो इजराइल जो आर्गुमेंट भी दे रहा है कि भाई अगर सिविलियंस का डेथ होता है गाजा में अभी इजरायली बमबारी में, तो उसका भी जिम्मेवार हमास है। ये है इजराइल का पोजीशन। यानी कि हमास, ये गाजा में जो सिविलियंस, हम जिसको सिविलियंस कह रहे हैं, इजराइल के लिए वो सिविलियंस है ही नहीं। वो तो बिल्कुल हमास के लोग हैं। तो इसलिए सिविलियन करके कोई कैटेगरी नहीं मान रहा है आज इजराइल, है ना? यानी कि ये इसलिए हो रहा है कि इजराइल बौखला गया है। उनको ये लग रहा था कि पैलेस्टाइन का जो संघर्ष को हमने पूरा ही दबा दिया। बिल्कुल। हमास को भी ये लोग कर रहे थे, देखिए, हमास को फंड कर बिल्कुल। रहा था यानी इजराइल। हमास के दिखावा हमास का है, लेकिन पीछे से एक साजिश इजराइल की भी यहाँ पर ये दिख रही है कि किसी तरह से जो हाँ, फिलिस्तीनी नहीं, हैं लेकिन वो लेकिन देश लेकिन छोड़कर लेकिन ये चले जाएं, बात यानी है। उनके देश पर पूरी तरह से कब्जा हो जाए। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कायरो में जो बैठक हो रही है उसमें क्या नतीजा निकलता है। हालांकि ये जंग रुकेगी कि नहीं, ये अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बैठक के बाद नतीजे का इंतजार जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।